नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इंडिया गठबंधन, विपक्षी एकता और इंडिया अलायंस, ये तीनों नाम उस एक कवायद के हैं जो बीते साल से विपक्ष के सभी नेताओं को एक छतरी के नीचे लाने के नाम पर की जा रही है। इस कोशिश में लाभ, हानि, हार जीत, कुर्सी, सत्ता, शासन सब कुछ है, बस वही नहीं है जिसकी जरूरत है और वो है एकता। कुल मिलाकर हाल ऐसा हो चला है कि विपक्ष में जितने नेता हैं सभी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सबके अलग अलग राग भी हैं, सुर भी हैं। विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वह एनडीए के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी, लेकिन ताजा माहौल ऐसा बन रहा है कि इस दीवार की हर ईंट छिटक कर तितर बितर हुई जा रही है और ऐसे में विपक्ष कई ऐसी गलतियां कर रहा है जो उसके लिए मुसीबत बन सकती है। विपक्ष की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या रही इंडी अलायंस के टूटने की बड़ी वजह? विपक्ष की गलती का चुनाव में क्या होगा? एनडीए को टक्कर देना इंडी के लिए मुश्किल क्यों? कैसे कांग्रेस कर रही बार बार एक ही गलती? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष की टेंशन, खासकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो उसका अंजाम भी हमें पता होता है। जिस उम्मीद के साथ इंडी गठबंधन को बनाया गया वो पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरफ से बिखर चुका है और बिखरा नजर आ रहा है। स्टोरी में आगे बताएंगे विपक्ष की वो गलती जिससे बढ़ने लगा है 2024 में हार का खतरा। लेकिन सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर विपक्ष के बिखरने की वजह क्या रही, टूटने के पीछे का कारण क्या रहा, क्यों खत्म होता जा रहा है इंडी गठबंधन। तो आपको बता दें कि कुछ जानकारों का मानना है इंडिया गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक दलों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी कोऑर्डिनेशन का अभाव। गठबंधन के तुरंत बाद कुछ नेताओं का यह प्रस्ताव आया कि एक संयोजक की नियुक्ति हो तो सभी दलों को एक सिरे में जोड़कर बात को आगे रखें, लेकिन संयोजक की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस पर भी जमकर बवाल हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आ तो गए, लेकिन कभी भी वे आपस में विश्वास नहीं बना सके। गठबंधन होने के बाद भी इसमें सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे। सीट शेयरिंग का मसला हो या कुछ और, कई बार इन दलों के नेता आपस में ही भिड़ते रहे। इसका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मैसेज जाता रहा और इन घटनाओं ने इंडी गठबंधन को कभी स्थिर नहीं होने दिया। साथ ही गठबंधन में कोई राजनीतिक दल अपने सियासी स्पेस से समझौता करने के मूड में नहीं देखा। इतना ही नहीं, कहा गया कि गठबंधन को संवादहीनता ने लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसके लिए अधिकतर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते रहे और आज भी ठहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के नाम पर तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आ तो गए, लेकिन वे अपने आपस में अंतर्विरोध को कभी हटा नहीं सके। मसलन पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट ने साफ संदेश दिया कि उनके बीच किसी तरह का समझौता मुमकिन नहीं है, जबकि दोनों गठबंधन का हिस्सा थे। उसी तरह पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और केरल में कांग्रेस लेफ्ट के बीच ऐसा ही अंतर्विरोध सामने आया। गठबंधन के एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि कई मौकों पर ऐसा लगा कि एक मंच पर आने से लाभ से ज्यादा हमें नुकसान ही हो गया है। जब से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सामने आया तब से इसमें शामिल राजनीतिक दलों की गिनती और अंक गणित तक ही बात सीमित रही। गठबंधन काम कैसे करेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, विजन क्या होगा, जनता के बीच में किस मुद्दे तक जाएंगे, इस बारे में सहमति तो दूर, एक छोटी सी भी पहल तक नहीं हुई। इंडिया गठबंधन के एक सीनियर नेता ने कहा कि रोड मैप तो दूर, मीटिंग के बाद मीडिया से बात कौन करेगा और उन्हें क्या कहेंगे, इसे तय करने में भी माथापच्ची करनी होती थी। इस तरह बिना रोड मैप के यह गठबंधन कभी आगे बढ़ता दिखा ही नहीं। तो इस तरह
कई कारण हैं जो विपक्ष के टूटने की वजह बने, लेकिन कांग्रेस बेपरवाह बनी रही। हालांकि अब चुनाव का समय है, ऐसे में विपक्ष की कई ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं जो उसके लिए नुकसानदायक है। इसको समझने के लिए कुछ बयानों और कुछ घटनाक्रम का जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिव नाम वाले अपने प्रत्याशी की तारीफ करते हुए कह दिया कि उसका शिव राम का मुकाबला करेगा। अब राम और शिव तो एक दूसरे को अपना देव मानते थे। इसी बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की अदालत में लेके गए। जमकर घेरा दूसरी गलती, अमेठी रायबरेली पर लेट लतीफी। क्योंकि पिछले 4-5 दशक से अमेठी और रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। ज्यादातर उनके ही परिवार के सदस्य वहां से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी क्या हारे, कांग्रेस आखिर तक इस उलझन में घिरी रही कि क्या करे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने ट्वीट किया कि राहुल कहते हैं कि डरो मत, लेकिन खुद ही अमेठी में डरे हुए हैं। इस दुविधा का नतीजा ये हुआ कि पर्चा भरने के आखिरी दिन से एक दिन पहले तक उपावोह बनी रही और आखिरकार रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन किया, अमेठी नहीं गए। इस लेट लतीफी का असर सिर्फ अमेठी रायबरेली जैसी सीटों पर कांग्रेस की उम्मीदों के कम होने भर तक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। रायबरेली में तो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ही तय हो गया था कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब रायबरेली से कौन लड़ेगा, ये डिस्कशन कांग्रेस में लंबा खिंच गया। आखिर फैसला हुआ, लेकिन बहुत टाइम के बाद। जिस अधीर रंजन चौधरी को 5 साल तक कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाकर रखा, उनकी ममता बनर्जी से ऐसी अदावत कि वो बीजेपी की पैरोकारी करने लगे। एक रैली में अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी को वोट भले दे देना, टीएमसी को नहीं देना। अधीर रंजन के बयान से कांग्रेस में जहां असमंजस की स्थिति है, वहीं बीजेपी इसे चुनाव में कैच कर रही है। बता दें कि बंगाल वाले अधीर बाबू बीजेपी को वोट दिलाने के लिए अधीर हो रहे हैं, तो उसी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के महासचिव कुणाल घोष बीजेपी उम्मीदवारों की तारीफ करने में लगे हैं। ये विपक्ष के लिए परेशानी का सबब है। वहीं पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है, वो बंगाल में चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ ले जा सकता है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कहते हैं कि अगर मैं 2 घंटे के अंदर बीजेपी को भागीरथी नदी में नहीं फेंक सका तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आप लोगों को शक्तिपुर क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा। अगर आप सोचते हैं कि मुर्शिदाबाद में केवल 30% निवासी हैं, तो हम बता दें कि हम 70% हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम समाजवादी पार्टी की नेता है। फर्रुखाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंची तो वोट जिहाद का राग अलापने लगी। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम कहती है कि संघी सरकार को हटाने के लिए बहुत अक्लमंदी के साथ एकजुट होकर बहुत खामोशी से वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। मारिया के इस बयान को धर्म के नाम पर मुस्लिम वोटों को लामबंद करने वाला माना गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी जहां मारिया का बचाव कर रही है, वहीं बीजेपी हमलावर है। इतना ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। दिल्ली में ही देखिए तो विरोध इतना तेज हो चला है कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उसी तरह शीला सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया, जबकि नसीम सिंह, नीरज बसोया जैसे पूर्व विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी और अभी लिस्ट लंबी है, धीरे धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे। दूसरी तरफ गुजरात से मध्य प्रदेश तक बीजेपी से लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, लेकिन गुजरात में सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी हो या मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम, दोनों जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इन मौके पर अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस को दूसरा उम्मीदवार उतारने का मौका भी नहीं मिला। इस पर सोशल मीडिया पर किसी ने चुटकी ली कि किसी भी लवारिस कांग्रेसी को छूना मत बम हो सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बयान काफी पहले दिया था कि हिंदू धर्म की शक्ति से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव की सरगर्मी तेज हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मुद्दा बना लिया। लगभग जहां जहां गए वहां वहां उसका जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, मैं उस शक्ति से लड़ना चाहता हूं। इसे मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं, वो शक्ति को हराना चाहते हैं। इतना नहीं, कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ते लड़ते अचानक कुछ ऐसा बोल जाते हैं, अपनी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसे ही बयान
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दिया। पित्रोदा ने तो अमेरिका में बैठकर अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लगाने की बात की थी। वो बात यहां कांग्रेस के लिए घात बन गई है। इसी विरासत टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में प्रचार दर प्रचार ऐसा माहौल बनाया कि हाथ पर बटन दबाने का मतलब अपनी संपत्ति से हाथ धोना बन गया। तो जाहिर तौर पर 2024 के चुनावी मैच में कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के नेताओं की अजीबोगरीब हरकत विपक्ष को टेंशन देने वाली है और इस वजह से बड़े बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। गौर करने वाली बात तो यह है कि विपक्ष में मेन भूमिका निभाने वाली बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बार बार पार्टी की बेपरवाही देखने को मिल रही है, जो इनके लिए हार का कारण भी बन सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।